हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम क्लास को फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हमें डर था कि कल की तरह हमारी आज भी वही क्लासेस ऐसे हो जाए कि ब्लैक स्क्रीन, इसलिए मैंने चेक किया। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टार्ट से। एक अपनी इकोनॉमिक्स सीरीज जो पीवाई की घटना चक्र की शुरू की है तो 2026 की। तो हम शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, क्या भारत सरकार के बजट को कुल घाटे को किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? किसका है? राजकोषीय घाटे का। राजकोषीय घाटे के पीछे राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, कितना अधिक रहता है हमेशा। फिर राजकोषीय घाटा कितना की होता है? ऋण दानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। बचती घाटा क्या होता है? कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। राजस्व घाटा होता है राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक घाटा होता है ऋणदानों और ब्याज अदायगियों के घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। बाकी ये फॉर्मूला दिया गया है इसका, वही चीज हमने जो अभी डिस्क्राइब पढ़ा है उसी को शॉर्ट फॉर्म में करके दिया गया है। ठीक है, राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू होता है बचतीय घाटा, कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय प्लस सरकार का ऋण एवं अन्य देयताएं। या राजकोषीय घाटा जो राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण से प्राप्तियां प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस कुल व्यय होता है। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग है। राजकोषीय घाटा होता है बचतीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। नेक्स्ट है कि राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? तो कौन सकल राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। नेक्स्ट है कि भारत में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है। राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसे की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है कि राजकोषीय घाटा बचती घाटे से बड़ा होता है। राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर अन्य देवताओं से लेकर अपने खर्च को पूरा करना। तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा यार दोनों, और आगे का स्पष्टीकरण भी है। यदि सकल राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष कहा जाएगा क्या? सकल प्राथमिक घाटा। क्या? सकल प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। या राजकोषीय घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान को जोड़ देते हैं तब राजकोषीय घाटा बन जाता है। यदि प्राथमिक घाटे के ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है राजकोषीय घाटे के। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी कितना? ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होती। क्या? ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होती है। संघ बजट 2010-11 इससे कोई मतलब नहीं, हम 2024-25 का देखेंगे। 1.4% एवं 1.3% दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, राजस्व घाटे में पूंजी पर संपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं कितना? क्या पाते हैं? प्रभावी घाटा, जो 2011-12 के बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन 2003 के तहत इसको लाया गया था। नेक्स्ट है कि और इसमें देख लेते हैं 26-27 में या 25-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना? जीडीपी का 0.3% है अनुमानित है, जबकि वर्ष में 25-26 से या 0.6 अनुमानित है जीडीपी का। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रभावी राजस्व घाटा केंद्रीय बजट में पेश किया गया कब? 2011-12 में। कब? 2011-12 में पेश किया गया, 2003 के एक्ट के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ है, इसे गैर ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं। उस देश के ब्याज देयताएं 1,500 करोड़ है, उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना है? तो कितना हो जाएगा? 48,500 करोड़। क्या? 48,500 करोड़। ये फॉर्मूला है, इसके तहत इसको निकाला गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मान लीजिए सरकार का राजस्व व्यय 80,000 करोड़ है और राजस्व प्राप्ति 60,000 करोड़ है। सरकारी बजट 10,000 करोड़ के आधार ग्रहण कर और 6,000 करोड़ ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन सा सही है? राजस्व घाटा 20,000 करोड़ होगा, राजकोषीय घाटा 10,000 करोड़ है और प्राथमिक घाटा 4,000 करोड़ है। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसमें सही दिया गया है। ठीक है न, इसमें देख लेते हैं ये फॉर्मूला। देखो ये इसमें से ये बताया गया है, तो आपको भी ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे इसी नाम से, अमर क्लासेस नाम से आपको मिल जाएगी वहां पे पीडीएफ। तो एक बार आप भी अगर आपको लगे तो आप डेटा देख लीजिएगा। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू वित्तीय बजट का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती है। तो क्या हो जाएगा? एक दो दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है घरेलू आधारों पर। क्या? घरेलू उधारों पर पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनार्थ प्रबंधन के मुद्रास्फीति होती है कथन
कारण होता है। इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। तो ये यार दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। घाटे के वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि आप विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है मुद्रास्फीति की, क्योंकि जब हम पैसे छापेंगे तो हमें बैलेंस करके छापना है। अगर ज्यादा छपी तो हमारे यहाँ मतलब पैसों के जो है चलन ज्यादा हो जाएगा मार्केट में, जिससे क्या होगा, मुद्रास्फीति हो जाएगी, जो मनी की वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या पड़ता है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। क्या घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या, वही चीज है कि अगर आप मुद्रा छाप लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर मनी आप छाप लेंगे, करेंसी को नहीं छाप लेंगे और जबकि जरूरत नहीं है, तो फिर उस मार्केट में आउटफ्लो उसका बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव से सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। तो कौन है, बचत घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना ही, ये मतलब इसके लिए मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। नेक्स्ट है भारत में घाटे का की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। तो किसके, आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास के लिए मतलब जब हमें आर्थिक विकास चाहिए होता, करेंसी का चलन कम होता है, तो हम मुद्रा छाप कर या किसी मतलब घाटे की वित्त व्यवस्था के अवसाद स्थिति को दूर करने के लिए आर्थिक नीति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 2012-13 के बजट के अनुदानों पर किए जाने वाले व्यय की सीमित करने का प्रस्ताव किया गया था, सकल घरेलू उत्पाद 2.0% तक। ठीक है, अभी जो है मतलब इसमें थोड़ा 26-27 में कुल सब्सिडी व्यय 4.11 लाख करोड़ मतलब करोड़ किया गया है, तो 0 लाख करोड़ रुपए आदि शामिल है। जीडीपी का लगभग 1% रहने का अनुमान है। इसी अवधि में यहाँ राजस्व व्यय का लगभग 10% अनुमानित है। कितना, 10%। सरकार के में बजट के घाटे को एक बड़ा स्रोत अर्थ सहाय है। भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में अर्थ सहाय का स्तर बहुत अधिक है। तो क्या हो जाएगा, ए सत्य हो जाएगा, लेकिन आर गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रश्नकाल के समय में भारत अपने बजटीय व्यय का लगभग 12% आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान कर, मतलब सब्सिडी के रूप में करता था, जो कि बजट घाटे का बड़ा स्रोत है। इसका उद्देश्य किसानों, गरीबों तथा आम जनता को राहत प्रदान करने के लिए किया था। ये जो है 26-27 में कितना है, इसका समझ व्यय लगभग कितना है, 8.50% है। ठीक है, इसको कम किया गया है क्योंकि सब्सिडी से भी बहुत ज्यादा नुकसान हो, मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो उससे नुकसान भी होता है, इसलिए इसको कम किया गया है। नेक्स्ट है भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे का एक इतिहास रहा है। भारतीय कृषि में पाश्चात्य देशों की तुलना में राष्ट्र सहायता की मात्रा अधिक रही है। तो इसमें ए सही है, आर गलत है, क्योंकि भारतीय राजकोषीय घाटे का लंबा इतिहास रहा है, कथन ये सही है, जबकि कारण गलत है, क्योंकि पाश्चात्य देशों में किसानों को अधिक राष्ट्र सहायता दी जाती है, उसके मुकाबले भारत राष्ट्र सहायता मात्रा काफी कम है। ठीक है, और देशों में ज्यादा सहायता दी जाती है, भारत में तब भी उनसे कम है। तो धन विधेयक के संबंध में लिखित कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, धन विधेयक भारत की आर्थिक निश्चित धन के विनियोजन से संबंधित है, नहीं, ये गलत है। बाकी किसी बिल का धन विधेयक तब माना जाएगा जब उसमें केवल कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनिमय संबंधित होता है। तो ये सही है, धन विधेयक को भारत के संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता नीति की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होता है, सही है। धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने कोई प्रत्याभूति देने का विनिमय से संबंधित होती है। तो तीन ऑप्शन, तीनों सही है। बाकी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सी स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, धन विधेयक के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट है संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है को क्या कहा जाता है। तो क्या हो, नीति कटौती प्रस्ताव कहते हैं इसको। ठीक है, 1 रुपया करने पर नीति कटौती प्रस्ताव, उसकी 1 रुपया उसमें कट करने हैं, नीति कटौती दिखाते हैं, मतलब एक ये समझ लो, एक बस संकेत मात्र के रूप में ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो कौन है, कटौती प्रस्ताव जो है संघीय बजट से होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, अर्थगत कटौती प्रस्ताव और प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो नीति निर्नुमोदन प्रस्ताव बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाएगा, ये सही है। मितव्ययिता प्रस्ताव बजट की मांग से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाती है, सही है। मतलब मितव्ययिता, इससे मतलब थोड़ा जोड़ के रखिएगा कि व्यय मतलब मित करना, मतलब मित मतलब होता है कम करना, व्यय को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट सांकेतिक प्रस्ताव बजट की मांग को 100 रुपए से कम कर दिया जाता है, तो ये भी सही है। बाकी लेखानुदान गलत दिया गया है। लेखानुदान लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि
मंजूर कर सकती है। मतलब ये अग्रिम राशि को अगर मतलब संसद को मतलब जो लोकसभा को अगर अग्रिम राशि लेनी होती है उसके लिए लेखानुदान होता है, वोट एंड अकाउंट जारी किया जाता है। नेक्स्ट है लेखानुदान बना है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु मतलब अगर किसी कारण से बजट नहीं आया टाइम पे या कुछ रीजन हो जाता है तो हम लेखा अनुदान जारी करके कुछ पैसे मतलब पैसे जो खर्चे के लिए होता है वो निकाल सकते हैं, तो उसको लेखा अनुदान कहते हैं। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2005 के बजट से परिणाम बजट का विचार लागू किया है। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व इनमें से किसको होगा? तो कौन होगा? वित्त मंत्रालय और योजना आयोग की संयुक्त रूप से इसको करना पड़ेगा। परिणाम बजट आउटकम बजट नागरिकों हेतु सरकार की कार्यशैली का परिचायक होता है। विभिन्न मंत्रालयों से मिलने वाले आंकड़ों के सत्यापन वित्त मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे? यूएसए से ली गई है। हूवर आयोग 1949 की संसद पर निष्पादन बजट का सबसे पहले प्रयोग यूएसए में कृषि क्षेत्र में किया गया था। कहाँ? कृषि क्षेत्र में। इसका प्रकार है बजट लागत लाभ विश्लेषण को निरूपित करना। क्या? बजट लागत और लाभ विश्लेषण को निरूपित करना है। ये हूवर आयोग 1949 के थ्रू आया था। नेक्स्ट है भारत में बजट घाटे को पूरा करने का तथा ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया। कब? 31 मार्च 1997 को ट्रेजरी बिल को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो किसके द्वारा करती है? सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। किसके? सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। इसमें क्या होते हैं? इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। किसमें? लोक लेखा समिति में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन समीक्षा समिति के प्रतिवेदन सिफारिश की गई 2023 तक केंद्र सरकार राज्य सरकार को मिलाकर जीडीपी में अनुपात 60% रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% तथा राज्य सरकार के लिए 20% हो। राज्य सरकार की जीडीपी 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए जीडीपी 30% घरेलू देयताएं हैं। भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार को सहमत लेना अनिवार्य है। तो 1 3 सही हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत वर्ष में कब पारित किया गया था? तो कब आया था? 2003 आया था। कब? एफआरबीएम एक्ट 2003 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार 2008-9 तक सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का लाना है कितना? 12% तक लाना है सकल घरेलू। बाकी 2025-26 हेतु क्रमशः 11.4% तथा 11.5% दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें से कौन सा एक राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अनुबद्ध नहीं है? तो इससे रिलेटेड कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? राजकोषीय 2007-8 की समाप्ति से राजस्व घाटे को खत्म करना, ये सही है। केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई से कतिपय परिस्थितियों के सिवा उधार लेना, सही है, लेकिन सी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि राजकोषीय वर्ष 2008-9 की समाप्त तक प्राथमिक घाटे को खत्म करना नहीं है। इसमें है घाटे को समाप्ति तथा राजस्व घाटे को खत्म करना है। 2007-8 में। कब? 2007-8 में था, 2008-9 में नहीं था। सरकारी गारंटियों को किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता जीडीपी को रूप में नियत करना, ये सही है। नेक्स्ट है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 जिसे राजस्थान में व्यवस्थापित कर दिया गया, इसे उद्देश्य से की सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है। ठीक है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य क्या है? तो 90,000 करोड़ है। कितना? 90,000 करोड़ रुपए है। बाकी 2025-26 के 33,837 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 135% अधिक है। केंद्र सरकार ने आईडीबीआई बैंक, एलआईसी जैसे बड़े सौदे में राजस्व जुटाने की उम्मीद जताई है। 2025-26 के अनुमान अन्य प्राप्तियों के तहत 47,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य था। कितना? 47,000 करोड़ का। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है विनिवेश में कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है? कितनी? 1,50,000 करोड़ का। कितना? 1,50,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार वर्ष 2001 के विनिवेश में 10,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को विपरीत वसूली की गई धनराशि थी केवल 1829 करोड़। कितना? 1829 करोड़ थी केवल। 25-26 संशोधित अनुमानों के 33,837 करोड़ रुपए दर्ज है, जबकि बजट अनुमान 2025-26 में 47,000 करोड़ रुपए लक्ष्य निर्धारित थी। रेलवे बजट 2016-17 के अनुसार कौन सा अनुसंधान संगठन रेलवे के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा? तो कौन? श्रेष्ठ अनुसंधान। स्पेशल रेलवे स्टेब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, श्रेष्ठा।
श्रेष्ठ का गठन का प्रस्ताव किया गया है। इसके गठनोपरांत पूर्ववर्ती संगठन आरडीएसओ केवल रोजमर्रा के मामलों पर ही ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि श्रेष्ठ का लक्ष्य दीर्घकालिक शोध का करना होगा। श्रेष्ठ को कौन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट प्रस्तुत करने हुए एक शोध विकास संगठन का था क्या श्रेष्ठ। नेक्स्ट रेल बजट 2013-14 एक नई अत्यधिक आरामदायक श्रेणी लाने की स्वीकृति प्रदान की गई, उसे कहा जाएगा तो क्या अनुभूति, क्या अनुभूति, अनुभूति नामक सवारी गाड़ी लाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है भारत में प्रत्यक्ष पर कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे, आयकर से रिलेटेड है, किससे, आयकर से। भारत प्रत्यक्ष कर कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड, डीटीसी कोड किससे रिलेटेड है, आयकर से। नेक्स्ट किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था, किसने, कोल कॉलडार ने, किसने, कॉलडार ने। भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री कॉलडार ने दिया था, किसने, कॉलडार ने, कॉलडार ने दिया था। ठीक है, व्यय कर लगाने का सबसे पहले कब, अप्रैल 1962 में। नेक्स्ट है कि भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है, तो कौन सी स्थिति करती है, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रवासी सत्तों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% संस्करण पर लगाए जाने के निर्णय में संदर्भ निम्न को कौन सा कथन सही है, तो कौन सा, इसमें दोनों भी नहीं सही है। यह कार्य नियम के भाग के रूप में लागू किया गया है। भारत में विज्ञापन सेवाएं वाले अप्रवासी सत्य अपने गृह देश के दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट को दावा कर सकते हैं। दोनों ही गलत है, क्योंकि 2016 में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर लेवी प्रस्तावित करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। इस प्रस्ताव के तहत भारत ने अनिवासी संस्थाओं द्वारा देश में दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 6% संस्करण पर लगाए जाने का निर्णय लिया। हालांकि यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू नहीं किया गया है, लेकिन वित्त विधेयक 2016 के तहत एक अलग कानून के रूप में लागू किया गया है, जिससे भारत में विज्ञापन सेवाएं देने अप्रवासी संस्थाएं अपने गृह देश के दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा न कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागत संपत्ति के बिक्री पर पूंजी लाभ कर लगता है। ठीक है, जो हम मतलब जैसे कि हमारी जो कोई संपत्ति है वंशावली रूप से, तो अगर उसको हम बेचते हैं तो उसमें हमारा कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है, तो किसमें हो सकता है, जब किसी संपत्ति का मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो, या जब आप कोई रंग चित्र खरीदें और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो। ठीक है, नेक्स्ट है 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद में आयकर का हिस्सा था कितना, 2.1%। बाकी जो है अभी 2025-26 में वर्तमान जीडीपी के संदर्भ में कितना है, 3.34% है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीएनपी में प्रत्यक्ष करों का अंश वर्तमान में लगभग कितना है, तो वर्तमान में 26-27 के अकॉर्डिंग 11.2% है। प्रत्यक्ष में 6.9% और अप्रत्यक्ष में 4.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद अनुमान लगभग है 2025 तक इसका अनुमान अनुपात क्रमशः 11.4% से 11.5% एवं 11.5% दर्ज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था, तो क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा, 11.5% है। नेक्स्ट है भारत वर्ष 2008-9 में जीडीपी का अनुपात अनुमानित था कितना, 16.39% है। नेक्स्ट है कि किसी देश की जीडीपी में अनुपात में कमी का क्या सूचित करता है, तो क्या सूचित करता है, आर्थिक वृद्धि पर धीमी होना, राष्ट्रीय आय में कम सामयिक वितरण, नहीं, दोनों गलत है। कर में जीडीपी के अनुपात में कमी होने का निम्न दशाएं हो सकती हैं, कर आय स्थिर हो रही है या जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है। कर आय एवं जीडीपी दोनों बढ़ोतरी हो, किंतु जीडीपी में वृद्धि दर कर आय में वृद्धि दर से अधिक है। कर आय एवं जीडीपी दोनों में कमी दर्ज की जाए, किंतु कर आय में कमी जीडीपी में कमी की तुलना में अधिक हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश की आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है, प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार का कर प्रणाली पाई जाती है, तो कष्ट तीव्र अधोगामी प्रकार की। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष करों का प्रतिभागी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, यह एक प्रगतिशील कर है, दूसरा है यह एक प्रत्यक्ष कर है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2016-17 के अनुसार कितनी आय
होने पर 15% का अधिभार देय होगा, कितना 1 करोड़ रुपए पर। बाकी अभी कितना 25% की दर से अधिभार देना होगा, मतलब 2 करोड़ रुपए से अधिक, किंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हुआ। नेक्स्ट है 2011 वित्तीय वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में अति वरिष्ठ नागरिकों की एक नई श्रेणी आयकर के उद्देश्य से बनाई गई है। इस श्रेणी में व्यक्ति आच्छादित होंगे जिनकी उम्र होगी कितना 80 वर्ष या इससे अधिक होगी, तो वो होगी 60 वर्ष से अधिक, तथा 80 वर्ष से कम आयु के करदाताओं को 3 लाख रुपए तक का वार्षिक आय कर छूट दायरे में रखा गया था। केंद्रीय बजट 2025-26 में नए आयकर स्लैब में सभी के लिए 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर देय नहीं है। केंद्रीय बजट 2026-27 में आय स्लैब की कोई परिवर्तन न करते हुए पूर्व के स्तर पर ही बनाए रखा गया। नेक्स्ट संघीय बजट 2005-6 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक को आयकर देने की छूट है 1.5 लाख रुपए तक। बाकी 2025-26 के अनुसार कितना है 4 लाख है। नेक्स्ट है कि संघ विक्रय कर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, तो क्या सत्य है, यह अंतरजातीय व्यापार पर लगाया जाता है, यह केंद्र शासित प्रदेशों पर लगाया जाता है, तो 1, 2 दोनों सही है। केंद्र सरकार की सकल कर आय में वृद्धि सर्वाधिक थी कब 2016-17 में, कितना 16-17, बाकी 2024-25 में 11.5 दर रखी गई। भारत में केंद्र सरकार की कर आय को दो सबसे बड़े स्रोत हैं, तो क्या है सबसे बड़े स्रोत, इसमें प्रश्नकाल में तो सी ऑप्शन था, केंद्रीय उत्पाद कर और तट कर, लेकिन अभी जो है मतलब क्या है आयकर है, फिर निगम कर है, वस्तु सेवा कर है, क्या है आयकर, निगम कर, फिर वस्तु सेवा मतलब जीडीपी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है। ठीक है, नेक्स्ट है 95-96 आगम आय में तट तथा उत्पाद कर का योगदान था, अभी मतलब उसका नहीं अभी का देखते हैं 7.68% है, कितना 7.68% है, तथा 11% है। नेक्स्ट है भारत के केंद्र सरकार के राजस्व को निम्न महत्वपूर्ण स्रोत ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा इसमें, वैसे तो सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। बाकी अभी ये डेटा के ये है 2026-27 के डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि इसको मिलाना है, क्या कैसे है, निगम कर कितना 18%, आयकर 17%, सीमा शुल्क 4%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% है। बाकी जो 26-27 में देख लेते हैं, आयकर 21% है, निगम कर 18%, जीएसटी एवं अन्य कर 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कितना 6%, सीमा शुल्क 4% है। केंद्र सरकार को निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर के स्रोतों पर विचार कीजिए, तो इसमें मतलब अभी करंट के हिसाब से इसमें गलत हो जाएगा 26-27 के अकॉर्डिंग, ये डेटा है। नेक्स्ट है वर्ष 2009-10 में निम्नलिखित में संघ सरकार के आय का सर्वप्रथम प्रसाधन रहा है, तो क्या रहा है निगम कर, क्या कारपोरेशन टैक्स रहा है। बाकी आयकर, निगम कर, वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क है। नेक्स्ट है 2013-14 की संघीय सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत था, क्या था निगम कर, क्या निगम कर। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक कर आगम कर का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसमें आयकर, निगम कर तथा वस्तु सेवा कर है। निम्नलिखित में से कौन से कर के केंद्र वर्ष 2007-8 में सर्वाधिक आए हैं, तो निगम कर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ये पुराना ही क्वेश्चन है, इसमें देखने कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है भारत सकल घरेलू राजस्व प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस कर का प्राप्तियों को विगत 5 वर्षों में उल्लेखनीय कमी आई है, तो किसमें उत्पाद शुल्क में कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, तो क्या मार्ग कर नहीं लिया है, बाकी सारा लिया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित आवंटित किया जाता है, तो कौन है स्टाम्प शुल्क, कौन स्टाम्प शुल्क। जैसे निम्नलिखित में से किसी एक के समूह में केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है, राज्यों के साथ बांटा जाता है, तो कौन हो जाएगा इसमें, अभिष्ट उत्तर डी हो जाएगा। उत्पाद कर, आयकर, उपकर, आय पर उपकर, तट कर। तो वर्तमान में राज्य को केंद्रीय करों में विभाज्य पूल में से वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर हिस्सा प्राप्त होता है। नेक्स्ट आयकर के लगाने, उदाहरण करने, ग्रहण करने और वितरण करने के संबंध में कितना कौन सा सही है, तो क्या हो जाएगा संघ कर लगाता है, उद्ग्रहण करता है और कर प्राप्तियों को स्वयं राज्यों के बीच वितरण करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से साधनों की जोड़ी में कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है, तो कौन है सीमा शुल्क और निगम शुल्क। नेक्स्ट है भारत में निम्न प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है, तो कौन नहीं है, बिक्री कर नहीं है प्रत्यक्ष कर, बाकी सब तीनों ही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, तो कौन सा सही सुमेलित इसमें ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मतलब सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आय का प्रत्यक्ष कर है जबकि सीमा शुल्क का प्रत्यक्ष कर है। राज्यों का अधिकतम कर आय स्रोत मनोरंजन कर नहीं बल्कि बिक्री कर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर मिलाने के लिए है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, कैपिटल गेन टैक्स का हो जाएगा संपत्ति, संपत्ति विक्रय, क्या कैपिटल गेन का अंतर संपत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी, तो क्या हो जाएगा इसमें, फैक्ट्री निर्मित वस्तु है।
कस्टम ड्यूटी हो जाएगा, आयात जो है। नेक्स्ट है कि कारपोरेट टैक्स क्या आय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कंपनी कर वह है जो लगता है कंपनी की आय पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगम कर का उद्ग्रहण संघ करता है और उसका सहभाजन संघ तथा राज्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के किस वर्ष में बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट समावेश किया गया था? 1996 से 97 में किया गया था। मोडवेट संबंधित है किससे? उत्पाद कर से। किससे? उत्पाद कर से मोडवेट संबंधित है। या केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1950 में क्या बीपी सिंह ने 1 मार्च 1986 को मोडवेट लागू किया था। तो किसने? बीपी सिंह ने। नेक्स्ट है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है उत्पाद कर से। किससे? उत्पाद। सेनबेट संबंध है किससे? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने से मूल्य आधारित कर वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है? यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार के विषय और राज्य सरकार के दायित्व से सफलता के साथ लागू करने का तक सीमित है। गलत है। या बिंदु बिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है। या उत्पादन वितरण श्रृंखला में देने के हर चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर लगाया कर है। या वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम उपभोग पर लगाया कर है जिसका वहन अंततः उपभोक्ता करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य वर्धित टैक्स को लगाया जाता है उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर। नेक्स्ट कितनी प्रणाली कौन नहीं है? किसने वैट प्रणाली लागू नहीं की है? तो किसने नहीं की है? एक छत्तीसगढ़ ने नहीं की और उत्तर प्रदेश ने वैट प्रणाली को लागू नहीं किया था। नेक्स्ट है दिसंबर 2005 को भारत ने जिन राज्यों में मूल्यवर्धक कर लागू नहीं किया उनकी संख्या है कितना? उनकी संख्या कितनी है? 7 है। कितना? 7 है। तो कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड, 2 राज्य उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार मूल्यवर्धित संवर्धित कर लागू हुआ था कब? 2005 में लागू हुआ था। भारत में सबसे पहला किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ? किसमें? हरियाणा में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस राज्य में किस राज्य के हर क्षेत्र में बिक्री कर लागू नहीं है? कहाँ? अंडमान एवं निकोबार लक्षद्वीप पे। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया था? कब? 1957 में किया गया था। नेक्स्ट है भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों को लागू हुआ है? किसके? राजा जे चिलैया समिति के अकॉर्डिंग 94 से 95 के बजट के प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया। प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है या 1994-95 की अवधि में लागू किया गया था। तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? 2 और 3 सही है। यह एक तो अप्रत्यक्ष कर, दूसरा 94-95 की अवधि में लागू किया था। कौन? सेवा कर। नेक्स्ट है कि भारत में सेवा कर किस वर्ष हुआ था? 94 और 95 के सन में हुआ था। नेक्स्ट है संघीय बजट 2007 और सेवा कर 10% से बढ़कर कर दिया गया। कितना? कितना कर दिया गया? 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा कर की वर्तमान भारत में कितने प्रतिशत है? कितने? 12% है। नेक्स्ट है कि 2000 से 9-10 से सेवा कर के दायरे में रहती संख्या थी कितना? 110। नेक्स्ट है भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? किसने? जेम्स विल्सन ने की थी। 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है कि इनमें से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं होती है? तो कौन सा है? आयकर में। क्या? आयकर में। नेक्स्ट है कि आयात एवं निर्यात कर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? सीमा कर शुल्क लगा के नाम से। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो कौन है? आयकर कर जो है प्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क क्या है? उत्पाद शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर। क्या? उत्पाद शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो कौन है? संपदा कर। क्या? संपदा कर प्रत्यक्ष कर है क्योंकि ये जो एम्प्लॉय होता है उसका इनकम होता है या उसकी खुद की ओन होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो कौन नहीं है अप्रत्यक्ष कर? आय नहीं है, बाकी सब है। आय जो है डायरेक्ट उसी पर्सन पे लगता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित करों का विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसमें? सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दोनों ही जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो कौन नहीं है? बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है या अप्रत्यक्ष कर होता है क्योंकि जो ये अंतिम उपभोक्ता पर लगता है, खरीदार पे नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अनुषंगी लाभ कर प्रतिभूति लेन देन कर मुख्य कौन प्रत्यक्ष कर है? तो इसमें प्रत्यक्ष कर कौन कौन सा है? तो इसमें ये तीनों ही प्रत्यक्ष कर हो जाए। अनुषंगी लाभ कर, ब्याज कर, प्रतिभूति लेन देन कर। नेक्स्ट है विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीद के समय करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? राजस्व कर सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रही कर है। नेक्स्ट है भारत में निम्न किस एक का संबंध निगम की आय से नहीं है?
तो किसका नहीं है, पूंजी लाभ कर का नहीं, बाकी सामूहिक अतिरिक्त लाभ, न्यूनतम विकल्प कर, कंपनियों के लाभ पर कर, ये सारा ही है। नेक्स्ट निम्नलिखित कौन सा कर केंद्र सरकार को नहीं लगती है, तो कौन, मनोरंजन कर नहीं लगाती, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। जैसे निम्नलिखित करों में से राज्य सरकारों द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता, तो कौन नहीं लगाया जाता, निगम कर, कारपोरेशन टैक्स नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट है भारत में राज्य सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का लाभ नहीं होता है, तो क्या, सीमा शुल्क राजस्व कर का लाभ नहीं होता, क्योंकि ये राजस्व कर का लाभ भाग नहीं होता है कि यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। सीमा शुल्क से तात्पर्य ऐसा शुल्क से है जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं पर लगता है। नेक्स्ट है शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है, किसके द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। भारत में बजट के किस वस्तु लेन देन पर प्रस्तुत किया गया है, तो किसके, 2013-14 सीटीटी प्रस्तुत किया गया 2013-14 के बजट में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित या सकल आय परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो कौन आता है, ब्याज आय, लाभांश, विदेशी मुद्रा लाभ, ये तीनों ही आता है। नेक्स्ट अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा उपयोग किया था, किसके, आयकर विभाग ने शुरू किया था 27 अक्टूबर 2015 को। पायलट परियोजना के आधार पर पैन कैप और ई सहयोग योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है, तो ये 25 लाख रुपए की गई, क्या 24 में 25 लाख की गई है। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना 1997 में लागू की गई थी 1 जुलाई 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ वित्त मंत्री अरुण जेटली अक्टूबर 2016 में घोषित किया गया कि ये मतलब इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पुराना डेटा है। नेक्स्ट है समान रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, इसके केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व के राज्यों के अंश को निर्धारित करने के लिए इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा, तो कौन नहीं है, जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, तो किसके किसके गठन का, अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। जैसे केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है, किसके, वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है क्या, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व को वितरण सीमा सिफारिशें देना। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा राज्य गैर योजना अनुदान निम्नलिखित में से अनुशंसा कर दी जाती है, किससे, वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है कौन, वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट है योजना आयोग तथा वित्त आयोग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोनों द्वारा की गई संस्तुति या शासन पर बाध्य है, ऐसा नहीं है। ये सिफारिश जो है मतलब सिर्फ सिफारिश होती है, इसको मानना ना मानना ये संसद पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है, तो कौन है, वित्त आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कौन सा एक कर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है, तो कौन सा, कृषि आयकर नहीं बांटती है। ये केंद्र सरकार के क्योंकि कृषि आयकर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती, कृषि आयकर जो है ये केंद्र राज्य सरकार ही लगाती है। नेक्स्ट इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें, संदीप्तो मुंडले नहीं है, बाकी अशोक कुमार लहेड़ी, रमेश चंद्र, अजय नारायण झा ये सब हैं। 27 नवंबर 2017 एनको सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में बताना है। आयोग का 31 दिसंबर 2024 को गठन हुआ था। श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, तो स्टेटमेंट दो सही है। 31 दिसंबर 2024 को नहीं, 31 दिसंबर 2023 को गठित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, आयोग की अनुशंसाएं 2020 से 25 के 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी। 2020 से लिए थी, लेकिन बाद में आयोग द्वारा इसको रिपोर्ट को 2020-21 के अलग तथा 2021-26 के लिए अलग प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो इसलिए और गलत है। जैसे भारत में 15 वित्त आयोग के संदर्भ में सिफारिशों को मतलब बताना है। इसने राज्यों और शिक्षा परिणामों के उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि करने का लिए 2022-23 के 2025-26 तक 48,000 करोड़ का अनुदान अनुशंसा की। संघ के करों का निवल आगम में 45% राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए। सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों को क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन रूप से 45,000 करोड़ रुपए रखे जाने चाहिए। इसने राजकोषीय निष्पादन को प्रेषित करने हेतु प्रयास निकष टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया का फिर से आरंभ किया। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट इसमें 1 और 3 4 सही हो जाएगा, बाकी 2 इसमें गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 15वां वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय सरकारों विभाज्य पूल में बिहार हिस्सा कितना है, तो कितना है, 10.6% है।
बिहार का हिस्सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि ये वित्त 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-26 के केंद्रीय करों के विभाज्य पूल बिहार का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न के ऊपर विचार कीजिए। जनांकी निष्पादन, वन और पारिस्थितिक शासन में सुधार, स्थिर सरकार, कर एवं राजकोषीय प्रयास। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल 3 इससे स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका जो मानदंड होता है, जनसंख्या होता है, क्षेत्रफल होता है, वन एवं पारिस्थितिकी होता है, आय अंतर होता है, कर एवं राजकोषीय प्रयास होता है, जनांकी निष्पादन होता है, जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन आवरण से दूरी, सकल घरेलू उत्पाद का योगदान, जनसांख्यिकी प्रदर्शन होता है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय को हिस्सा केंद्र राज्य के मध्य में वृद्धि के लिए निश्चित किया है। कितना, 42%। कितना, 42% निश्चित किया है। 42% ही से डिवाइड करते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है हमारा। तो 250 नंबर, 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो क्या सही हो जाएगा इसमें, इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाले हिस्सा 25% से बढ़ाकर 42% हिस्सा कर दिया है 14वें वित्त आयोग ने। नेक्स्ट है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है, डॉक्टर YB रेड्डी है। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों का आवंटित होने वाली मात्रा का प्रतिशत है कितना, 42%। कितना, 42% है। नेक्स्ट है, 14 नवंबर 2017 को 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? किसको, डॉक्टर विजय एल केलकर को किया गया था। नेक्स्ट है कि 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समयावधि कितना है, 2010 से 15 है। 13वें वित्त आयोग की सूची के अंतर्गत भागीदारी केंद्रीय करों को न्यूनतम कितना है, 32.0%। देखिए, हम जो बहुत पुराना है डेटा, उसका कोई मतलब नहीं है, वो आएगा भी नहीं है क्वेश्चन, नए डेटा के अकॉर्डिंग है। तो हम क्या करेंगे कि जो पुराने क्वेश्चन है इसको हम छोड़ते चलेंगे, ठीक है। जो करंट डेटा के हिसाब से होगा उसी को करेंगे, क्योंकि इससे बहुत लंबी क्लास हो जाएगी तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। जैसे इसमें दिया गया 13वें वित्त आयोग के अकॉर्डिंग, तो इससे कोई मतलब नहीं है, 13वें वित्त का से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। हम 15वें या 16वें से देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये भी 13वें वित्त आयोग का, 10वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है ये देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी मिलाने के लिए आ जाता है। तो केसी पंत है। कौन, केसी पंत है। देख लेते हैं, यहाँ पे सबका दिया है। जैसे ग्राहक, क्योंकि यूपी पीसीएस में आया था 2025 में ही आया था, मिलाने के लिए आया था वित्त आयोग के और उनके मेंबर का। तो हम देख लेते हैं, 11वां वित्त MA खुसरो है, 12वां सी रंगराजन है, 13वां है विजय केलकर है, 14वां है YB रेड्डी है, 15वां NK सिंह है, 16वें के अरविंद पनगड़िया है। क्योंकि प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था कौन, केसी नियोगी थे। इसमें फिर देखो मिलाने के लिए आ गया है, 2007 में आया था। तो केसी पंत जो है, एन एन NKP साल्वे जो है, ये क्या है, NPK साल्वे 90 के लिए है। तो ये इसमें ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 10वां जो है, तो 10वें में क्या हो जाएगा, केसी पंत हो जाएंगे। 11वां के लिए जो है MA खुसरे, 11वां MA खुसरे, क्या है, खुसरे। 11वां कौन है, MO खुसरो है। और 12वां का कौन है, सी रंगराजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें वित्त आयोग के कौन है, DC रंगराजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिर मिलाने के लिए, यही दिया गया सब, यही एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे फिर बढ़ जाएंगे, क्योंकि सेम सेम चीजें क्वेश्चन बार बार आया है। 11वां MA खुसरो, 12वां सी रंगराजन, 13वां विजय केलकर, 14वां YB रेड्डी, 15वां NK सिंह, 16वां अरविंद पनगड़िया। ये आप रट लीजिएगा पूरा, ठीक है, इतना ही रट लीजिए, क्योंकि इसके आगे नहीं आएगा। तो क्या है, 11वां MA खुसरो, 12वां सी रंगराजन, 13वां विजय केलकर, 14वां YB रेड्डी, 14वां कौन है, YB रेड्डी, 15वां NK सिंह है, 16वां अरविंद पनगड़िया। तो ये आप रट लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अब इसके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पुराने डेटे को छोड़ते हुए। 11वें वित्त आयोग से आया, तो इसका कोई मतलब 10वें से आया है ये। फिर उसके बाद आ गया, इसमें समितियों का मिलाना है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों का विनिवेश, तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 4 हो जाएगा, सी रंगराजन। औद्योगिक रुग्णता, औद्योगिक रुग्णता क्या हो जाएगा, ओंकार गोस्वामी। कर सुधार, RJ चेलैया। बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए RN मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है किससे, करों से, किससे, करों से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, भारतीय आयकर अधिनियम धारा 88 के उपलब्ध उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निगमित समिति ने की है।
तो जिसने केलकर समिति ने की है। किसने? केलकर समिति ने। जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे जाना जाता है किसको? केलकर समिति के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है निम्नलिखित कथनों पर विचार के ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक में समामेलन किया गया है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों को, ये भी हमारा पुराना डेटा के हिसाब से, लेकिन हम देख लेते हैं ऑप्शन इसमें दोनों ही गलत दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है भारत में हाल ही में कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थी उसके अध्यक्ष थे कौन थे? आरजे चिलैया थे। कौन? आरजे चिलैया। चिलैया समिति संबंधित है किससे? आयकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित। चलिए इसमें सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित के क्षेत्र में सुधार में प्रयास है। जिससे कर नीति में व्यक्तियों के कर राहत में दृष्टिकोण से निम्न कौन से अन्य भिन्न है? तो कौन है? इंदिरा विकास पत्र, ये भिन्न है। बाकी राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत योजना। तो इसमें नेक्स्ट है व्यक्तियों के कर राहत दृष्टि से राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि तथा राष्ट्रीय बचत योजना समान है जिनके अंतर्गत निवेश करने कर के राहत प्राप्त होती है। इंदिरा विकास पत्र इन तीनों से भिन्न है क्योंकि इसके अंतर्गत निवेश कर को राहत का कोई प्रावधान नहीं है। उससे इंदिरा विकास पत्र से ऐसे किसी से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? तो किस पर नहीं है? किसान विकास पत्र पर कोई आयकर छूट नहीं है। बाकी इन सब पे है। किस पे? राष्ट्रीय बचत पत्र, लोक भविष्य निधि, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना, पीएलआई स्कीम। नेक्स्ट है कि पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी अक्षर होते हैं जिसे AFZ PK 71 90 के, इसमें P दर्शाता है तो P क्या होगा? व्यक्ति, पर्सनल को दर्शाता है। C कंपनी, P पर्सन, HUF हिंदू, यूनिडिवाइडेड फैमिली, F होगा फर्म, A होगा एसोसिएशन ऑफ पर्संस, T होगा ट्रस्ट, B होगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, L होगा लोकल अथॉरिटी, J होगा आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, जी होगा गवर्नमेंट। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो किसके लिए? पते का प्रमाण के लिए नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है वर्ष 2011-1 में प्रधानमंत्री 5 वर्ष के उत्पाद शुल्क का अवकाश की घोषणा की। तो क्या? जब भूकंप से बर्बाद हुए कच्छ जिले के उद्योगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि संघीय बजट, इसके कोई मतलब नहीं, संघीय बजट 2000 से लिया है। बाकी पंचायतों के राजस्व में निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय का अनुदान, केंद्रीय सहकारी बैंकों की सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना हेतु आवंटन, नाबार्ड, राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटन। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 5 हो जाएगा। नाबार्ड वाला ये नहीं, गलत है। बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है इनके में से कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? तो कौन सा स्थानीय मेलों पर कर जो लगता है वो ग्राम पंचायत लगाती है। सरकार निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। तो क्या? करों पर दरों में कटौती करना, सरकारी व्यय को बढ़ाना, ये सब क्या है? पर कौन सा राजकोषीय उद्दीपन पैकेज का भाग माना जाने वाला हो सकता है? तो क्या हो जाएगा? कर दरों में कटौती करना, सरकारी व्यय को बढ़ाना। ये दोनों 1 और 2 ऑप्शन सही हो जाएगा तो 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है तो क्या है? उपकर है। उपकर ही मेन स्रोत है इसका। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आयोजना, चैप्टर 8 है। इसको हम कल करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि हमारी लगभग 1 घंटे क्लास हो चुकी है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए क्योंकि इतना मेहनत हो रही। कल मैंने रिकॉर्ड की क्लास और क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई, ब्लैक स्क्रीन आई थी, पूरा 1 घंटे की क्लास खराब हुई। तो आपके सपोर्ट से ही चीजें अच्छी रहेंगी और मोटिवेटेड होंगी चीजें। तो इसलिए थैंक यू दोस्तों, और अपने दोस्त क्लास को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।